जो हमारे ध्रुव साहब, क्या सहारा आईपीओ के लिए जब मूव किया सेबी में, सेबी ने यूं आकर के तो दखल दिया नहीं था सहारा के टोटल ऑपरेशंस में, तो क्या जब आईपीओ के लिए सहारा सेबी के पास पहुंची वहीं से इनका खेल शुरू हुआ? बिल्कुल, क्योंकि जो है आईपीओ के लिए बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस है, सेबी आईसीडीआर गाइडलाइंस कहते हैं उसको। तो जो गाइडलाइंस है उसमें बहुत सारी सारा ट्रांसपेरेंसी होती है, सारे ऑपरेशंस की, ग्रुप की, उसमें देखा जाता है किस पर्पज के लिए इशू लिया जा रहा है, पिछले 3 सालों में क्या सेम ऑब्जेक्ट के लिए काम किया गया, 3 सालों की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी, उनके रेशो क्या थे, और साथ ही साथ और भी किस रेट पे है, क्या कन्वर्जन है, ये सारी चीजें करके एक बहुत डिटेल्ड आईसीडीआर गाइडलाइंस है जिसको कि मर्चेंट बैंकर, उसके बाद में सेबी, ये सारी चीजें देखता है। जबकि जो सहारा थी वो सहारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह चल रही थी जो आरबीआई के अंडर होता है। और ये जो है इसके लिए पहले तो सीसीआई होती थी, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, लेकिन बाद में उसको रिमूव करके 1991 के टाइम पे जब मनमोहन सिंह की एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो आईपीओ के लिए वो सारी सेबी की आईसीडीआर गाइडलाइंस है, उन सब गाइडलाइंस को चेक करना होता है। तो उस गाइडलाइंस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी हुई सहारा को, और उनकी इंक्वायरी वगैरह शुरू हुई। जबकि सहारा को पब्लिक इशू की कोई जरूरत थी नहीं, वो तो फाइनेंस कंपनी की तरह वो इंटरेस्ट दे ही रही थी, तो उस समय पब्लिक इशू ना लाके जो उसका सिस्टम चल रहा था, तो जब इंटरेस्ट वो पे कर रही थी। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर जितना जो बैंकिंग है, एक मिनट रुके। हाँ। संजय नायक, एक मिनट सर, ध्रुव जी आपकी कनेक्टिविटी में, तो आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। संजय नायक जी, आवाज आ रही है हमारी आपको? जी सर, आ रही है। हाँ संजय जी, आज आप लोगों से हम बात कर रहे हैं और लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की बात को पहुंचाते रहें, क्योंकि ये लोगों के स्मरण से बाहर किसी भी सूरत में ना जाए और लोगों को ये ना लगे कि ये मुद्दा बैठ गया है, कोई उठा नहीं रहा है। संजय नायक जी, ये हम आपसे ईमानदारी से पूछना चाहते हैं कि सहारा का जो ऑपरेशन है वो 2010 के पहले तक और 2010 के बाद तक, 2010 के पहले तक, क्या हमें बारी बारी से पूछता हूं निवेशकों से कि क्या सहारा ने 2010 के पहले तक जो भी इन्वेस्टमेंट लिए उसको लौटाने का काम किया था या नहीं किया था? सर, 2010 के पहले सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रेजिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट के तहत लाइसेंस कंपनी को मिला था। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। उसका रेगुलेशन ये था कि साहब 80% आपको जो है आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार आपको जो है श्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट जो लिया है पब्लिक से वो आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने उसमें भी कुछ 19-20 कहां रखना पड़ेगा? एक मिनट रुकिए, डिपॉजिट कहां रखना पड़ेगा? रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार, रिजर्व बैंक की आरएनबीसी एक्ट होता है जो उसकी गाइडलाइन होती है, उसके अनुसार लिक्विड मनी के तौर पे 80% पैसा आपको रखना पड़ेगा कि आप कभी भी जमा करता अगर चाहे तो आप उसको पेमेंट कर सकें निकाल के वहां से, आरबीआई से परमिशन ले, जो भी उनका गाइडलाइन रहता था। लेकिन साहब हुआ क्या, वहां भी इन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया इस तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ये पाया गया कि ये सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रेगुलेटर के अनुसार सही काम नहीं कर रहे हैं।
तो इनका विवाद वहां भी हुआ और गवर्नमेंट ने ये कहा कि साहब आरबीआई ने कि आपका लाइसेंस हम अब रिन्यू नहीं कर रहे हैं, आप जो है यहां तक काम करिए, इसके बाद हम रिन्यू नहीं करेंगे। वहां आपको हम बताएं, इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई और कंपनी के बीच में जब जराई हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको कुछ दिन का समय दिया, इसके बाद में उनको काम ना करने की इनके लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप आगे काम नहीं करेंगे, सिर्फ 2015 तक आप भुगतान कर दीजिए। चूंकि सिक्योर्ड मनी के तौर पे आरबीआई के पास ये पैसा तरल मुद्रा में पैसा था, तो कंपनी ने वहां से निकाल के 73,000 करोड़ रुपए भुगतान किया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। उस गाइडलाइन के अनुसार इन्होंने रुपए का भुगतान किया। एक मिनट सुनिए, इन्होंने 73,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जी, क्योंकि पैसा इनके पास नहीं था। पैसा आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार लिक्विड मनी में पैसा रिजर्व बैंक के पास था, वहां से इनको प्राप्त हुआ है और इन्होंने भुगतान किया है। क्योंकि इनके कार्यालय उस समय चलती अवस्था में थे और पूरा काम इनका चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आशुतोष जी एक बात बता दूं, इन्होंने किसी भी लाइसेंस में पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने नियमों का फॉलो नहीं किया। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, किसी भी लाइसेंस के तहत इनको कभी भी ये लंबे समय तक नहीं चल पाए। इनको गवर्नमेंट ने वहां से हटाया है, इनको लाइसेंस निरस्त किया, चाहे एलआईसी का हो, चाहे आपका सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का हो, चाहे क्यू शॉप यूनिट प्रोडक्ट रेंज का मामला हो, चाहे आपके सोसाइटियों का मामला हो, किसी भी मामले में ये खरे नहीं उतरे साहब। आशुतोष जी मेरा एक बिल्कुल ठीक बात है। अब जो हमारे निवेशक बंधु हैं, वो अगर ये जब आपको पता चल गया था कि सहारा की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, तो निवेशकों को कैसे उनको भरोसा हो रहा था? ऐसी क्या बात थी जो निवेशक भरोसा करके उनके ऊपर बार बार उनकी नीतियों में फंसते गए? नहीं साहब, मैं आपको बताऊं, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में कंपनी ने पैसा ईमानदारी से दिया, लोगों को विश्वास हुआ कि नई कंपनी पेमेंट करती है, कार्यकर्ता को, मेन तौर पे कार्यकर्ता को। और ये पैसा जो दिया उसमें मैच्योरिटी के साथ दिया, इंटरेस्ट के साथ दिया, या जितना मूलधन था वही लौटाया? नहीं, मैं ब्याज के पैसा दिया इन्होंने, क्योंकि दो कंपनी काम करती थी, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन। तो सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन में ब्याज ज्यादा होता था और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार ब्याज तय होता था, जो रेजिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी एक्ट के तहत ब्याज की गणना होती थी। तो ये इनकी स्कीम थी, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन। कंपनी ने जो है उसमें ज्यादा ब्याज देके ज्यादा पैसा ये लेती थी, और डेली मंथली डिपॉजिट स्कीम ये सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में लेती थी। तो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन जो था, उसमें जो इंटरेस्ट का डिफरेंस था वो कितना था? करीबन ये मान के चले आपकी 5% का अंतर था अधिकतम। 5% का अंतर है तो बहुत बड़ा अंतर है जी। मतलब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो डिफरेंस था वो कम था और कमर्शियल कॉर्पोरेशन का जो डिफरेंस था वो ज्यादा था, आप ये कह रहे हैं? जी। अच्छा, मैच्योरिटी की जो पीरियड थी वो कितने दिन की थी? कितने दिन में वो पैसा लौटाते थे और कितना परसेंटेज से लौटाते थे? सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में डेली की स्कीम चलती थी 1 साल की साहब। वो 1 साल में पेमेंट कर देते थे, करीबन उस पर ब्याज मिलता था 2 से 3% बस। अच्छा, जो डेली जो इन्वेस्ट करते थे वो अगर 1 साल कोई एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था तो मोटे तौर पर मान लीजिए कि 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले, 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले, इसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी। तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट जो 1 साल का होता था और जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 1 साल का होता था, वो उसमें कितने परसेंटेज लोग थे?
सबसे कम इन्वेस्ट करने वाले और सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले कितने परसेंट थे, और सबसे कम इन्वेस्ट करने वाले कितने परसेंट थे? देखिए साहब, इनकी एक स्कीम चलती थी 1 साल की, और एक स्कीम चलती थी करीबन 39 महीने की, डेली की, जिसमें छोटे छोटे दुकानदार, रेवड़ी वाले, मजदूर, ये जो डेली बेसिस के लोग हैं, इनकम होती थी, उसमें पैसा जमा करते थे। 2 स्कीम चलती थी इनकी। तो उसमें ये पैसा 3% देते थे 1 साल में, और करीबन करीबन आप ये मान के चलें कि 5% देते थे ये 3 साल वाली स्कीम में, 3.25 साल वाली स्कीम में, जिसपे डेली कलेक्शन होता था। मंथली की स्कीम इनकी थी करीबन 6 साल की, 7 साल की, शॉर्ट टर्म की स्कीम नहीं थी। अच्छा, अगर मैं नायक साहब आपसे ये पूछूं कि प्रत्येक दिन का जो कलेक्शन होता था ऑल इंडिया में, वो कितना होता था, कुछ आइडिया है आपको? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, करीबन करीबन ये मान के चले कि 5,000 करोड़ रुपया के आस 5,000 करोड़ रुपया होता था इनका पर डे? पर डे ऑल इंडिया में? जी, ऑल इंडिया जी। अच्छा, ऑल इंडिया में जो सबसे ज्यादा ऑपरेशंस होते थे वो किन स्टेट्स में होते थे? देखिए साहब, शुरू से आपको हम बताएं, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये कलेक्शन के मामले में, व्यवसाय के मामले में सबसे आगे रहे। इसके पास फिर और भी स्टेट है, मध्य प्रदेश है, कई और स्टेट हैं, लेकिन बिहार और झारखंड सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट करने में रहा है आगे। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आप कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी काफी लोग अरेंजमेंट रखते हैं। मध्य प्रदेश भी एक बहुत बड़ा प्रदेश होगा जहां से फंड का कलेक्शन होता होगा। और दूसरा, एक और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कितना कलेक्शन होता था और साउथ इंडिया में कितना कलेक्शन होता था, इसका कोई आइडिया है? साउथ में तो सर ज्यादा काम नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में काम होता था, छत्तीसगढ़ में काम होता था, लेकिन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा काम होता था, क्योंकि सहारा इंडिया की जननी उत्तर प्रदेश से है, और बिहार चूंकि अति गरीब उसमें आता था, और झारखंड में चूंकि पैसा शुरू से कोल इंडिया वगैरह का काम रहता था, तो पैसे का ज्यादा फ्लो रहता था इंडस्ट्रियल एरिया में। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।